अनिवार्य हिंदी सामाजिक विषय से संबंधित सभी अपने छात्र मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पूर्व में हम लोग अनिवार्य हिंदी की तमाम कक्षाओं में मिल नहीं सके हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि जो मेरे हिस्से है आपका पाठ्यक्रम, उसमें मुझे सिर्फ आपको उपसर्ग प्रत्यय विलोम और पर्यायवाची के बारे में बातचीत करना है, आपको बताना है। तो मैं डॉक्टर विंध्याचल यादव हिंदी विभाग से आपका स्वागत कर रहा हूँ। देखिए, भाषा जो अनिवार्य हिंदी का प्रश्न पत्र है, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाषा और साहित्य ये दोनों दो बातें हैं। भाषा विचार और भावों के संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, जिसको कि अनपढ़ गंवार भी भाषा का प्रयोग करता है। आपके दादी और दादा और पुरखे भी हिंदी बोलते थे, पर वो हिंदी साहित्य नहीं लिख सकते थे, क्योंकि साथियों भाषा पहले विकसित होती है और साहित्य उसके पीछे पीछे चलता है। यानी कि साहित्य जो है भाषा के कुशलतम और कलात्मक प्रयोग को कहते हैं। माने जब भाषा का कुशलतम और कलात्मक प्रयोग आप करने लगें तो उसी को साहित्य कहा जाने लगता है। इसका मतलब जैसे अंग्रेजी का साहित्य, अंग्रेजी भाषा का साहित्य, संस्कृत भाषा का साहित्य, बांग्ला भाषा का साहित्य, उर्दू भाषा का साहित्य, हिंदी भाषा का साहित्य, तो भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, उनके अपने साहित्य होते हैं। आपको अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत वैसे तो साहित्य का भी कुछ हिस्सा पढ़ना, जो और सर लोग कहानी वगैरह पढ़ाए होंगे आपको, लेकिन मेरे बखरे में भाषा पढ़ाना है। तो मित्रों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई का मतलब ये है कि भाषा बनती कैसे है। तो भाषा देखिए एक यादृच्छिक ध्वनि व्यवस्था का नाम है। यादृच्छिक का मतलब एट रैंडम, माने उसका कोई नियम नहीं है। मान लिया गया कि इस तरह की आवाज़ के लिए इस तरह का एक प्रतीक चिन्ह बनाया जाएगा, या इस तरह की आवाज़ इस बात का सूचक होगी। कैसे आप गांव में नन्हे कुत्ते के बच्चे को कुतुर कूद करके बुलाते हैं, या इसी तरह की तमाम और जानवरों के लिए, जैसे बैल जब हम किसान जोतता है खेतों में, तो वो बाएं और दाहिने वाले बैल के लिए खास तरह की आवाज़ें इस्तेमाल करता है, जिसके माध्यम से वो बैल जान जाता है और दाहिने बाएं घूम जाता है। तो साथियों, साउंड किस तरह से रूढ़ हो जाती है किसी खास अर्थ में, कि इस तरह के अर्थ का साउंड का मतलब ये होगा, ये यादृच्छिक है, एट रैंडम है। यह जो है कोई सोच समझ के नहीं बनाया गया। तो भाषा एक इस तरह की ध्वनि व्यवस्था है, और फिर उस ध्वनि को जब हम प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने लगते हैं तो उन्हीं प्रतीकों को हम वर्ण कहने लगते हैं, अक्षर कहने लगते हैं, ध्वनि कहने लगते हैं। माने जो फोनेटिक है, जो साउंड है, उसको जब हम किसी चित्र से, किसी चिन्ह से व्यक्त करते हैं तो उसी को लिपि या स्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। आप तो हिंदी अपने दोस्तों को मैं आज कॉलेज नहीं आऊँगा तो MAI करके आप मैं लिखते हैं, मैंने रोमन में भी हिंदी लिखते हैं। तो लिपि अलग बात है, भाषा अलग बात है, साहित्य अलग बात है। तो कुल मिलाकर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, माने भाषा बनती जिन चीज़ों, जैसे एक मकान है तो उसमें ईंट लगती है ना सबसे छोटी इकाई, तो वैसे भाषा को बनाने के लिए सबसे छोटी क्या चीज़ लगती है? वो लगती है ध्वनि। भाषा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है ध्वनि। ध्वनि का मतलब फोनीम उसको अंग्रेजी में कहेंगे। ध्वनि का मतलब है कि किसी भी भाषा में किसी खास अर्थ को, किसी खास बात को व्यक्त करने के लिए जो हम प्रतीक व्यवस्था तय करते हैं, जिससे मिलकर उस भाषा के शब्द और वाक्य बनते हैं, उनकी उस लघुतम इकाई को, उस भाषा की लघुतम इकाई को, जिसको हम उस प्रतीक व्यवस्था में चिन्हित करते हैं, उस चिन्ह को हम ध्वनि कहते हैं। साथियों, इसी ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, और अक्षर थोड़ा अलग चीज़ है। ध्वनि और वर्ण एक ही बात है, लेकिन अक्षर अलग बात। ध्वनि को भाषा विज्ञान में स्वन भी कहा जाता है, और एक शब्द आप बाद में चलकर सुनेंगे, स्वनिम। तो स्वनिम एक अलग चीज़ है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अनावश्यक आपका बोझ बढ़ जाएगा। तो स्वन हो, ध्वनि हो, वर्ण हो, एक ही बात है, लेकिन अक्षर एक अलग बात है। अक्षर क्या है? अक्षर का मतलब होता है कि जो किसी शब्द का वह हिस्सा
जो एक ही श्वासाघात में उच्चरित हो उसको अक्षर कहते हैं। वह एक अक्षर हुआ। जैसे अंग्रेजी का एक शब्द हम लेते हैं जैसे ब्यूटीफुल, तो अगर उसको ठीक ठीक आप उच्चारण करेंगे तो ब्यूटीफुल आप पढ़ते हैं। तो जो ब्यूटी है यहाँ तक एक अक्षर है और फुल एक दूसरा अक्षर है, या फ्यूएल एक दूसरा अक्षर है। अब आप देखें फुल जो कि एक अक्षर है उसमें 3 वर्ड वो क्या नाम है अल्फ़ाबेट है ना, 3 वर्ण है, 3 ध्वनियाँ हैं, एफ है, यू है, एल है, लेकिन वो एक अक्षर है। ब्यूटी एक अक्षर है। तो अक्षर एक श्वासाघात में, जैसे महत्वपूर्ण, तो महत्व एक अक्षर है, पूर्ण दूसरा अक्षर है। ये अक्षर होता है। ये शायद आपको नहीं पता रहा होगा, लेकिन आगे आप चीज़ों को समझेंगे तो पता चल जाएगा। साथियों, एक और बात जो मैं आपसे यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इन ध्वनियों के मेल से जो सार्थक समूह निर्मित होता है उसको शब्द समूह या शब्द कहते हैं। उन ध्वनियों के समूह को जिसका एक सार्थक माने अभिप्राय हो, यानी कि वो व्यक्त हो। व्यक्त और अव्यक्त 2 शब्द भाषा विज्ञान में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए चिड़िया चहचा चहचा कर रही है, आपको कुछ पता नहीं चलता वो आपस में क्या बात कर रही है, आई लव यू कर रही है, आई हेट यू कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बस आपको अंदाज़ा लगता है कि हाँ वो चहचहा रही हैं, यानी कि उनकी जो ध्वनि है वो अव्यक्त है। यू कैन नॉट डिफाइन दैट, आप उसको परिभाषित नहीं कर सकते, या वो परिभाषित नहीं है। जैसे हमने यह एक चीज़ दिखाई, आप इसको देखकर बता देंगे कि ये पेन है, क्योंकि ये परिभाषित है कि इस तरह की वस्तु को हम पेन कहते हैं, है ना। इसको हम बंदूक नहीं कह सकते। तो साथियों, व्यक्त और अव्यक्त का मतलब जो बात सबके द्वारा मान्य और समझी जा सके वह ध्वनि व्यक्त है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ध्वनियों का ऐसा समुच्चय, ऐसा संयोजन किया जाए कि वह एक ऐसी चीज़ में बदल जाए कि वह व्यक्त हो और सबको समझ में आए, उसका एक अर्थ हो, तो वो शब्द कहलाता है। संक्षेप में सार्थक ध्वनियों के सार्थक समुच्चय को शब्द कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग अखबार पाते होंगे तो उसमें अक्सर आप लोग जो हैं वो खेलते हैं, पजल होते हैं और तमाम बॉक्स बने होते हैं, वर्ग बने होते हैं, उसमें जो है एक एक अक्षर लिखे रहते हैं। या अक्षर मैं कह रहा हूँ तो उसका अर्थ आप ध्वनि समझिए या वर्ण समझिए, क्योंकि हम लोग अक्सर अक्षर और वर्ण एक साथ यूज़ करते हैं, जबकि मैंने बताया दोनों में अंतर है। बहरहाल, तो मैं कह रहा था कि एक अल्फ़ाबेट लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए क लिखा है, कहीं ल लिखा है, कहीं र लिखा है, कहीं व। अब वो कहेगा कि इससे सार्थक शब्दों का निर्माण कीजिए। जो जितने अधिक सार्थक शब्दों का निर्माण करेगा, माना जाएगा कि उसकी वैबुलरी, उसका शब्द भंडार, उसकी शब्द संपदा भाषा की उतनी बेहतर है। तो मान लीजिए इस तरह लिखा हुआ, तो आपने क्या किया, लिख दिया कलरव। कैसे नन्हे आप थे तो स्कूल में पहाड़ी पुस्तक में पढ़ाया जाता था, जब आप अक्षर ज्ञान कर रहे थे, पन घट कटहल चल मत उठ, इस तरह के सरल सरल बिना मात्रा के जो वर्ण हैं उनको एक साथ रख करके आपको समझाया जाता था। लेकिन अगर मान लीजिए क क ख ग एक साथ क खग, क ख का कोई मतलब नहीं है, लेकिन क हटा लीजिए तो खग का मतलब होता है, खग परिभाषित है। तो इस तरीके से ऐसे ध्वनियों का संयोजन कर देना जिससे कि वह जो बने समुच्चय, वो समुच्चय परिभाषित किया जा सके, व्यक्त हो, सब लोग जान जाएं, उसका एक अर्थ हो, उसको हम शब्द कहते, उस समुच्चय को शब्द कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि शब्द के समानांतर ही एक दूसरा हम शब्द प्रयोग करते हैं, उसका नाम है पद। पद और शब्द में क्या अंतर है, और अगर अंतर है तो क्या है? साथियों, शब्द और पद में कोई अंतर नहीं है। जब शब्द स्वतंत्र रूप से कहीं रहता है, जैसे मैंने कहा राम, मैंने कहा कुर्सी, मैंने कहा मेज, मैंने कहा पेन, ये सब अलग अलग शब्द हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि दिस इज़ माई पेन, तो दिस इज़ माई पेन में यानी एक वाक्य में जैसे ही इस पेन शब्द को हमने इस्तेमाल किया, तो यह जो पेन है वह अब शब्द वर्ड नहीं रह गया, यह पद हो गया। ठीक है, यानी कि शब्दों का प्रयोग, जैसे जैसे घर एक शब्द है, लेकिन वह घर जाता है में घर एक पद है, वह एक पद है, जाना एक पद है। तो वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्द को ही हम पद कहने लगते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब सवाल ये है कि किसी भी भाषा में किस किस तरह के शब्द होते हैं।
देखिए, शब्दों को हम कई तरह से देखते हैं। एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कि कहाँ से वो शब्द आए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर भाषा में देशज शब्द हो सकते हैं, विदेशज शब्द हो सकते हैं और तद्भव शब्द हो सकते हैं, तत्सम शब्द हो सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम तरह के शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे देशज शब्दों का मतलब ये है कि जैसे जो शब्द हमारे यहाँ अपने देश में बोलचाल में रहे हैं और वे हमारी भाषा में शामिल हो गए हैं। जैसे जूता शब्द है, खिड़की शब्द है, या चिड़िया शब्द है, खिचड़ी है, पगड़ी है, ये सब शब्द देशज शब्द हैं जिनका कोई लोटा है। ये सारे शब्द जो हैं हमारी भाषाओं में पहले से प्रयुक्त होते रहे। विदेशज का मतलब ये है कि जो दूसरी भाषाओं से शब्द आए, जैसे फारसी से, अरबी से, जापानी से, फ्रेंच से, अंग्रेजी से, तुर्की से, पुर्तगाली से वगैरह वगैरह तमाम भाषाओं से जो शब्द हमारे यहाँ आए। जैसे कबूतर, एक शब्द क से कबूतर आप पढ़ते हैं, कबूतर फारसी भाषा का शब्द है। आपको ये जानकर बहुत विचित्र लगेगा कि हिंदी शब्द भी हिंदी का नहीं है। हिंदी शब्द हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदी शब्द फारसी का शब्द है। समझ में आई बात? जैसे आदमी शब्द भी फारसी का, जबकि आप बहुत इस्तेमाल करते हैं आदमी, सॉरी अरबी का शब्द है। आदमी अरबी का शब्द है, औरत अरबी का शब्द है, इनाम अरबी का शब्द है। और जैसे कैंची बहुत आप प्रयोग करते हैं, कैंची शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। सौगात शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। ये सब उर्दू शब्द जो है वो उर्दू भाषा का नहीं, वो तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू शब्द तुर्की भाषा से आया है। अंग्रेजी के तमाम शब्दों को आप जानते हैं, जैसे टिकट हो गया, थिएटर हो गया, स्कूल हो गया, लैंटर्न लालटेन को जिसको हॉस्पिटल हो गया, सारे के सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। जैसे आल्पिन हो गया, अनानास हो गया, बाल्टी, बाल्टी शब्द जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जानकर आपको आश्चर्य होगा। तौलिया शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द, तंबाकू शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसी तरह सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। तो इस तरीके से विदेशज भाषाओं के शब्द भी जो शब्द आते हैं उनको विदेशज कहते हैं। तद्भव तत्सम का मतलब ये है कि वे शब्द जो संस्कृत से निकल करके हमारी भाषा में शामिल हो गए। जैसे आम्र शब्द है, जैसे क्षीर शब्द, क्षीर सागर की मिठाई मिलती है यहाँ जो है बनारस में। जैसे उष्ट्र है, ये सब संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में शामिल हुए हैं, इसलिए इनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम माने उसके बराबर। तद्भव का मतलब जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए, बिगड़ करके हिंदी में आए, उनको हम तद्भव माने उससे उद्भूत मानते हैं। जैसे आग शब्द है, जैसे मैं शब्द, मैं शुद्ध शब्द नहीं, उसका शुद्ध होता मया, लेकिन मया की जगह मैं हो गया। जैसे आग, अग्नि से आग बन गया, है ना। तो कहने का मतलब तमाम ऐसे शब्द हैं। जैसे प्रिय है, प्रिय शब्द से प्रिय शब्द बन जाना, मयूर से मोर बन जाना, ठीक है। तो ये सारे के सारे तद्भव शब्द हैं। तो तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, इस तरह से व्युत्पत्ति के आधार पर तमाम शब्द होते हैं। लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में बात है वह असल में रचना के आधार पर, रचना या बनावट के अनुसार जो वर्गीकरण शब्दों का किया गया, उसमें साथियों 3 तरह के वर्गीकरण हैं रचना और या बनावट के आधार पर। एक उसका वर्गीकरण शब्द का है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है और योग रूढ़ क्या है, यह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।